रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो सीएम इंटर ग्रुप 2 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट चल रहा है। डिबेंचर टॉपिक के अंदर में क्वेश्चन नंबर 52 आ जाओ। सो 52 देखो बेटा क्या दिया हुआ है यहां पे, ध्यान देना, अलग क्वेश्चन है। मैंने मना किया था ना आपको ये होमवर्क करने के लिए, करा तो नहीं किसी ने, गलती से भी नहीं करा ना, पढ़ा तो नहीं ना, अच्छा गलती से भी नहीं पढ़ा ना सर, आपने मना किया था। जैसे मैं हाँ बोलता हूं तो आप सुन लेते हो बहुत। लो, ऑन 1 जनवरी 2015 कार्गो लिमिटेड इशू 2000 10% डिबेंचर ऑफ ₹250 ईच एट ₹225 ईच। 250 फेस वैल्यू का डिबेंचर कितने में बेचा है? 225 में एट डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट है? 10% है ना। 250 पे फेस वैल्यू पे 10% आया, 25 रुपए। डिबेंचर होल्डर्स वर गिवन एन ऑप्शन टू गेट देयर डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। हेडिंग दे दो इस क्वेश्चन का, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। तो हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं? छोटू सा, यस, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। सब लोग साथ में ना मुन्ना? सो कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स हम लोग देख रहे हैं, ध्यान देना, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे डिबेंचर्स को शेयर्स में। डिबेंचर होल्डर्स क्या कर रहे हैं बेटा? कन्वर्ट कर रहे डिबेंचर्स को शेयर्स में। सिंपल सी अकाउंटिंग एंट्री रहेगी उसकी। डिबेंचर्स को कन्वर्ट करेंगे तो डिबेंचर नाम की लायबिलिटी कम और शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, खत्म खत्म। आ जाओ, अभी देखते हैं कैसे, तो वन बाय वन एक एक चीज बताता हूं डिटेल में। डिबेंचर होल्डर्स वर गिवन एन ऑप्शन टू गेट देयर डिबेंचर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर। मतलब जो आपको शेयर्स मिलेंगे ना, शेयर्स, वो एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 50, प्रीमियम कितना है? 25। सो वो शेयर्स का इशू प्राइस क्या समझा जाएगा? 75। डिबेंचर का फेस वैल्यू इशू प्राइस अलग चीज, शेयर्स का फेस वैल्यू इशू प्राइस अलग चीज। आ जाओ, ध्यान देना। On 31st December 2015, 1 year's interest had accrued on this debenture which was not paid. ओहो हो, इंटरेस्ट अक्रू हो गया, अभी तक पे नहीं किया। आगे, होल्डर ऑफ 200 डिबेंचर्स इन्फॉर्म दैट ही वांटेड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। आगे देखो और क्या दिया है? Therefore, the company accepted his request and redeemed those 200 debentures by issuing him equity share. ये 2000 में से सिर्फ 200 ने ही कन्वर्ट किया, बचे हुए ने कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है, बचे हुए वैसे ही पड़े रहो। Interest, however, on these 200 debentures was paid to the debenture holder. Pass the necessary entries. मतलब जो इंटरेस्ट था उसके बदले शेयर्स नहीं दे रहे, इंटरेस्ट हमने पे कर दिया, चल भैया डिबेंचर के बदले शेयर्स ले, और जो तेरा इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट अलग से तू कैश में ले ले, ठीक है। चलो आ जाओ, इजी पीजी एकदम। सर सब कुछ इतना इजी है तो बच्चे पास क्यों नहीं होते? एक इजी चीज नहीं है ना, 100-200 इजी चीजें हैं, तो 200 इजी चीज बच्चे रिवाइज नहीं कर पाते एग्जाम के एक दिन पहले। इसलिए बच्चे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाते। कोई भी बच्चा प्रोफेशनल कोर्सेज में इसकी वजह से फेल नहीं होता है कि वो चीजें समझ ही नहीं आई। वो क्यों फेल होता है? क्योंकि एग्जाम में वो रिकॉल नहीं कर पाता है। हाँ, अगर पढ़ा हुआ रहता तो रिकॉल कर लेता था तो पास हो जाता था। रिकॉल नहीं हुआ, फेल, रिकॉल हुआ, पास। और रिकॉल किसका होगा? जिसने बार 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 रिवाइज किया। सो अल्टीमेटली मोरल ऑफ द स्टोरी, रिवाइज किया पास, रिवाइज नहीं किया फेल। यस और नो? सिंपल गणित है। आ जाओ। सो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 52। बेटा अपना पेज नंबर बता रहे मुन्ना? 133.1.34। ओके, आ जाओ, सब लोग ध्यान दे देना। चलो ले रहे मुन्ना। सो देखो, कंपनी का नाम क्या है? कार्गो लिमिटेड। लिखो कार्गो लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज, हमें बोला है कि जर्नल एंट्रीज पास करना है तो कर लेते हैं हम लोग सारी एंट्रीज पास। सो क्या बोला है? ऑन 1 जनवरी 15 इन्होंने शेयर्स इशू किया है, सॉरी डिबेंचर्स इशू किया है 2000। लिखो ना, फिर सारी एंट्रीज पास कर लेते हैं, क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन से देख लेंगे, मातृभाषा में कन्वर्ट करके एंट्री
पास कर लेंगे, राइट, डन, ओके। एक सेकेंड ना, ए बेटा उसको आवाज दे दो, बच्चों एक सेकेंड ना। ध्यान देना सबने। कितने डिबेंचर्स थे 2000 और एक का इशू प्राइस कितना था 225। ले बेटा पहली एंट्री 1 जनवरी 2015। हाँ लिखो, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, जहां जो चीज नहीं समझ में आई तब के तब पूछना है। 2000 इंटू, बोलो बेटा 225, उठाओ कैलसी और 2000 इंटू 225 करके बताओ जवानों, डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, अगेन फिर से उठाओ कैलसी और बताओ 50,000। टू डिबेंचर का नाम क्या ढूंढो, क्वेश्चन के पहले लाइन में लिखा हुआ है टू 10% डिबेंचर। डिबेंचर में हर बार क्या जाएगा, फेस वैल्यू, वो आ गया 5 लाख रुपए। नरेशन लिखेंगे सब लोग, 2000 डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, क्या लिखेंगे 2000 डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। लास्ट टाइम 2000 डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। इसमें फेस वैल्यू जाएगा ना 2000 इंटू 250। दूसरी एंट्री, एक क्वेश्चन बता और क्या हुआ है, जनवरी में इशू किया है क्या, यस और नो। चलो आ जाओ, फरवरी में देखो कुछ हुआ है क्या, मार्च में देखो कुछ हुआ है क्या, अप्रैल में देखो कुछ हुआ है क्या, मई जून जुलाई ढूंढो क्वेश्चन में, मई जून जुलाई ढूंढो बेटा क्वेश्चन में। अगस्त इंटरेस्ट दिया है क्या, 6 महीने का इंटरेस्ट है या 1 साल का, इंटरेस्ट पर एनम है या 6 मंथली है, कुछ बोला नहीं है तो हम लोग पर एनम लेंगे। हाँ फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 साल खत्म, कुछ हुआ नहीं पूरे साल भर में, डायरेक्टली आ जाओ साल के आखिरी में। समझ में आ रहा है ऐसा कैसे डिसाइड करते, डायरेक्ट लर्न नहीं करना, कोई भी चीज सोचना है कि क्यों कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। 31 दिसंबर का मैं एंट्री पास करूंगा, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड। साल के आखिरी में इंटरेस्ट देते हैं ना, इंटरेस्ट एक कंपनी का खर्चा है, खर्चे का डेबिट बैलेंस, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट करो, डिबेंचर इंटरेस्ट की वजह से एक्सपेंस बढ़ रहा है कंपनी का, सो मैंने डेबिट कर दिया, एक्सपेंस की एंट्री में एक्सपेंस को डेबिट कर दे, चलो कर दिया। तो दे दिया कि सभी को इंटरेस्ट की देना बाकी है, दिया नहीं, कहां लिखा है, ओ अक्रूड नॉट येट पेड, तो देना बाकी है। सो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। चलो इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे निकालना है या इशू प्राइस पे, वेरी गुड, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितनी है 5 लाख, सो फेस वैल्यू 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, बोलो बेटा कितना आया 50,000। 50,000 नरेशन लिखेंगे, डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड, डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड, राइट। चलो आगे आगे पढ़ो। एक क्वेश्चन बता, 31 दिसंबर को और कुछ करना है क्या, बस इन्होंने तो कुछ बोला नहीं है, अब बगैर बोले हमें कुछ चीजें सोचनी होगी, बगैर बोले सोचना है। डिबेंचर का टेन्योर बताओ मुझे कितना है, तो टोटल कुछ दिया है क्या, डिबेंचर का टेन्योर कितना है, नो कुछ भी नहीं दिया है। अरे यार मैंने क्यों पूछा होगा बाय द वे टेन्योर, कोई गेस कर सकता है क्या, वेरी गुड, डिस्काउंट वो जो है ना 50,000 का, इसको मुझे राइट ऑफ करना होगा ना हर साल, यस और नो। सो इसको राइट ऑफ करना है हर साल। अब मान लो डिबेंचर का टेन्योर होता 5 साल, तो और कुछ बोला भी नहीं है, तो हम लोग कितना करते हर साल 10-10 हजार। डिबेंचर का टेन्योर होता 10 साल, तो हर साल कितना राइट ऑफ करते 5-5 हजार। तो अभी राइट ऑफ की एंट्री आती थी ना, यस और नो, इसलिए मैंने आपको सवाल पूछा बताओ डिबेंचर का टेन्योर कितना है। क्वेश्चन में कुछ भी दिया नहीं है, तो हम लोग एक नोट लिख देंगे, है ना, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, है ना, हैज बीन इग्नोर्ड, हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितना टेन्योर है। सर मन से 10 साल अज्यूम करके 5,000 लिख दिया तो फिर आपको वैसा नोट लिखना पड़ेगा कि हमने डिबेंचर का टेन्योर 10 साल अज्यूम किया, तो जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है ये कैपिटल लॉस, ये जो फिक्टिशियस एसेट है इसको राइट ऑफ कितना किया 5,000। आपको केस समझ में आ रही है, क्लियर है, पक्का, आगे आ जाओ। अब क्या करो, ये डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दूं क्या P&L में, मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, कितना बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट 50,000, 50,000 नरेशन लिखेंगे इसका, डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L,
साल के आखिर में खर्चे P&L में जाते हैं ना। डन, क्लियर। क्लियर है, लिखा सबने। अब उसके बाद 31 दिसंबर 15 को क्वेश्चन में बोला हुआ है ऑन 31 दिसंबर 15 1 ईयर इंटरेस्ट हैड बीन अक्रूड। तीसरी लाइन में दिख रहा है क्या? अक्रूड ऑन दिस डिबेंचर्स विच वाज नॉट पेड। ए द होल्डर ऑफ 200 डिबेंचर इन्फॉर्म दैट ही वांट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन कन्वर्जन वाला, राइट। एक डिबेंचर होल्डर है जिसके पास 200 डिबेंचर्स थे, वो चाहता है कि मैं मेरे सारे के सारे डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दूं शेयर्स में। तो भैया चलो 200 वाले को साइड में लो, आजा तू साइड में आ, इधर बैठ, बोल क्या हिसाब है तेरा। 31 दिसंबर 15 इसी जर्नल एंट्री के आजू बाजू ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पे भी आप लिख सकते हो। वर्किंग नोट 1 कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर। ए नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने बेटा उसमें 200, बराबर है। अब ये 200 डिबेंचर्स को वो कन्वर्ट करना चाहता है शेयर्स में। अब ये 200 डिबेंचर्स को कन्वर्ट करना चाहता है शेयर्स में, बराबर है। अब एक नई चीज बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान रखना। 1 साल बाद में ही कन्वर्ट कर रहा है तुरंत, 12 महीने आज ही हुए। मतलब यहां पे अंदाज लगाना, कॉमन सेंस थोड़ा सा, ये डिबेंचर का टेन्योर पूरा होने के पहले ही कन्वर्ट कर रहा है वो। डिबेंचर का टेन्योर जनरली मोर देन 1 ईयर होता है, तभी तो लॉन्ग टर्म है ना। ये आपको आंसर में कहीं लिखा हुआ है या क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं दिखेगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, डिबेंचर का टेन्योर जनरली कितना होता है? मोर देन 1 ईयर। ध्यान देना। यस जिया बेटा, आयुषी, डिबेंचर का टेन्योर जनरली होता है मोर देन 1 ईयर। और ये तो पहले साल के आखिरी में बेचारा कन्वर्ट करने की बात कर रहा है, मतलब ये बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, बिफोर मैच्योरिटी डेट ये कन्वर्ट कर रहा है। सो भैया तुम बिफोर मैच्योरिटी डेट कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो तुमने डिबेंचर के लिए जितना पैसा दिया था ना कंपनी को, तुमने डिबेंचर के लिए जितना पैसा दिया था ना, उतने ही डिबेंचर्स के तुमको शेयर्स मिलेंगे, न उससे ज्यादा न उससे कम। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, बोलो इस 200 डिबेंचर्स के लिए उसने कितने पैसे दिए थे? वेरी गुड, 45,000। सर कैसे? देखो ना, एक डिबेंचर के लिए कितना पैसा दिया था? 225। तो 200 डिबेंचर्स के लिए कितने पैसे दिए थे? 45। सही बोला। एक बार वापस रिपीट करता हूं, जब कभी भी कोई डिबेंचर होल्डर डिबेंचर का टेन्योर पूरा होने के पहले, होशियार बच्चा है ऊपर कहीं तो मार्जिन में लिख लेता है, और आप सब लोग होशियार हो, मैं याद दिलवाता हूं रोज आपको सुबह। सो जब कभी भी डिबेंचर का टेन्योर पूरा होने के पहले, है ना, whenever any debenture holder wants to convert his debenture before the maturity date, मैच्योरिटी डेट के पहले वो डिबेंचर्स को अगर कन्वर्ट करना चाहता है तो बिफोर द मैच्योरिटी डेट, एट दैट टाइम he will get shares, he will get the shares for the amount what he has actually paid, बरोबर है। अब क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं था ना इसके लिए, तो अब उसे डिबेंचर्स के बदले शेयर्स चाहिए। हाँ, क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली बोला रहता कि उसको पूरे 50,000 फेस वैल्यू के शेयर, मतलब 50,000 फेस वैल्यू थी, पूरे 50 के शेयर्स देंगे, तो वैसा कर लेते। बट क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं है। क्वेश्चन में अगर कुछ बोला नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, भैया तूने कितना पैसा दिया उतने के ही तुझे शेयर्स मिलेंगे। फॉर व्हाट द अमाउंट ही एक्चुअली पेड, यस और नो। कितना अमाउंट पे किया था उसने? बोलो, अमाउंट एक्चुअली पेड। बट इस अमाउंट में अगर प्रीमियम होगा तो प्रीमियम नहीं लेना, नहीं तो कभी कभी आप लोग ऐसा सवाल पूछोगे कि सर एक डिबेंचर था 250 का,
उसने पे किए 300, तो उसको शेयर्स कितने के मिलेंगे बिफोर मैच्योरिटी कन्वर्ट किया? तो 300 नहीं, प्रीमियम नहीं, क्योंकि प्रीमियम तो वंस द कंपनी हैव रिसीव्ड द प्रीमियम इट विल परमानेंटली ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रीमियम के बदले शेयर्स नहीं देंगे। तो जो भी उसने अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम एक्चुअली पे किया होगा, इसलिए मैंने देखो ब्रैकेट में क्या लिख दिया, एक्सेप्ट प्रीमियम। यहां पे है नहीं बट आपके लिए लिख दिया। मतलब फ्यूचर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जहां पे डिबेंचर 100 रुपए का था, उसने दिए 150, 50 प्रीमियम है, एक्चुअली कितना पे किया 150, प्रीमियम कितना है 50, तो उसको शेयर्स कितने के मिलेंगे? ओनली 100 के। बरोबर है क्या? ये आसान भाषा में इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू विच एवर इज लोअर, उसने जो पे किया उसके बदले उसको क्या मिलेगा? शेयर्स। प्रीमियम नहीं लेना है इसमें। बोलो कितना बेटा एक्चुअली पेड? ₹225 पर डिबेंचर। सो टोटल अमाउंट पेड बाय द डिबेंचर होल्डर, बाय द, एक सेकेंड, मैं बाय द की जगह ब्रैकेट लिख दिया, बाय द डिबेंचर होल्डर अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है बेटा? 45,000। देयरफॉर अब इस 45,000 के बदले उसको क्या दे रहे हम लोग? शेयर्स। इस 45,000 के बदले दे रहे शेयर्स। अभी तक मैंने शेयर्स का इशू प्राइस और फेस वैल्यू डिस्कस किया आपके साथ? नो। अब बताओ, हे क्वेश्चन बता, शेयर्स कैसे इशू कर रहे हैं? तो क्वेश्चन ने बोला एक शेयर 50 रुपए का है, 25 प्रीमियम है, तो एक शेयर का इशू प्राइस है 75। सो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते? फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? है ना, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय, ये है अमाउंट पेएबल, वेरी गुड, अमाउंट पेएबल है इतना उसे देना है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर। इशू प्राइस पर शेयर कितना है? 75। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू बी इशूड कितना आया? 600। गेम ओवर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं? 600, राइट? आ जाओ। देयरफॉर फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड कितना आ जाएगा? 600 इंटू 50 यानी 30,000 क्या? एंड सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन शेयर्स इशूड आप ही बता दो कितना आ रहा है? अगेन 600 इंटू प्रीमियम कितना था? 25 क्या? तो 15,000। चेक करो 45,000 का हिसाब क्लियर हो गया उसका। ये ले भैया 45 के बदले 45। सिंपल था, पक्का। अब कुछ बच्चों का सवाल, सर यहाँ पे ऊपर के पहले 3 पॉइंट हम लोग मर्ज करके डायरेक्ट 45,000 लिख दे तो चलेगा? तो आपको डायरेक्ट फिर क्या आ जाएगा? 4 ही पॉइंट में पूरी वर्किंग नोट खत्म। बट फर्स्ट टाइम आपको लिखवा के दे रहा हूं इसलिए मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया। आप चाहो तो पहले 3 पॉइंट मर्ज भी कर सकते हो, राइट? इंस्टीट्यूट नंबर नहीं काटेगी आपका। डन? हो गया, किस्सा खत्म। इशू करो पहले, अब उसको ड्यू करो। 45,000 उस 200 डिबेंचर होल्डर जिस किसी के पास थे उसको साइड में लो, 200 डिबेंचर जिसके पास थे उस होल्डर को साइड में लो। चल भैया आजा, मैं डिबेंचर्स रिडीम कर रहा हूं। प्लीज ध्यान देना भैया, ये एंट्री काम की है बेटा, रेड पेन में लिख रहा हूं। 10% डिबेंचर बढ़ेंगे या कम होंगे रिडीम करेंगे तो? डिबेंचर हर बार फेस वैल्यू से बढ़ता है ना, फेस वैल्यू से ही कम होगा क्या? 200 इंटू फेस वैल्यू कितना था? 250। कितना आया? 50,000। बरोबर ना? बरोबर है। और ये डिबेंचर जब भूतकाल में इशू किए तब हमने डिस्काउंट को डेबिट किया था क्या? दिख रहा है क्या? अब वो डिस्काउंट रिवर्स कर दो। सर रिवर्स क्यों करना है? क्योंकि यहां पे डिस्काउंट के बदले थोड़ी कुछ दे रहे हैं। इशू किया तब डिस्काउंट दिया था, अब डिबेंचर्स वापस लेके बदले में शेयर्स दे रहे हैं और डिस्काउंट के बदले उसको कुछ नहीं मिल रहा है। यानी हमारा जो डिस्काउंट नाम का पहले का खर्चा था वो मैं क्या कर रहा हूं? रिवर्स कर रहा हूं। ध्यान दे बेटा अच्छे से, देख क्या हुआ। ये 200 डिबेंचर जिस किसी के पास थे, हमने पहले 10% डिबेंचर को क्या किया था बेटा? क्रेडिट किया था @250। अब ये 200 डिबेंचर्स का @250 में रिवर्स कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको रिडीम करके बदले में शेयर्स दे रहे हैं, तो मैं रिडीम कर रहा हूं। देखो, और वो डिस्काउंट की एंट्री रिवर्स कर दूं क्या? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अगेन 200 इंटू कितना था? 25। कितना है बेटा यहां पे? 5,000। चेक करो। तो दैट डिबेंचर होल्डर
चल भैया डिबेंचर होल्डर तुझे 45,000 देना है। चल भैया डिबेंचर होल्डर तुझे कितना देना है? 45,000। देखो वो डिबेंचर होल्डर को 45,000 देना दिख रहा है क्या? बरोबर ना? 200 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 225 अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम वर्किंग नोट 1 पॉइंट सी। चेक कर लो, एंट्री टैली हो गई। वर्किंग नोट 1 पॉइंट सी में हमने पहले ही निकाल लिया ना 45 बैलेंसिंग फिगर थोड़ी है वो, हमने कैलकुलेट किया है, उस पर समय दिया है, राइट। अब इस डिबेंचर होल्डर को 45 किस फॉर्म में दे रहा हूं बताओ तो। फोर्थ एंट्री अगर आपने लिखा होगा तो उसका नरेशन बता देता हूं। लिख लिया फोर्थ एंट्री? अब नरेशन बताओ, लिखो 200 डिबेंचर्स वर कैंसल्ड। सर कैंसल, देखो ना डिबेंचर को लायबिलिटी को डेबिट कर दिया मतलब कैंसल ना। 200 डिबेंचर्स वर कैंसल्ड एंड अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर, एंड अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। खत्म, ड्यू कर दिया। 200 डिबेंचर्स वर कैंसल्ड एंड अमाउंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। आ जाओ, अब मैं दे देता हूं उसको। लिखो डिबेंचर होल्डर अकाउंट विल बी डेबिटेड। देखो कैसे लिख रहा हूं, हाँ ध्यान देना एक बार। 45,000, एक लाइन का स्पेस देना। सर क्यों? अभी समझ में आ जाएगा, दो तो सही, आपका काम बच जाएगा आगे का, है ना। 2 बोलो इक्विटी शेयर्स कितने दे रहा हूं? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 600 ना, वर्किंग नोट 1 में निकाला कि नहीं? 600 शेयर्स एट द रेट, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 50, सो 30,000 क्या, बरोबर। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है क्या ये शेयर्स पे? 600 शेयर्स इनटू प्रीमियम कितना है? 25 रुपए, 15,000 रुपए, बरोबर है क्या? राइट, सही है ना? सब लोग प्लीज ध्यान देना। अब ध्यान दे दो, मैंने एक लाइन का स्पेस छोड़ने बोला है। क्वेश्चन के अंदर में बोला हुआ था, आपको अगर ध्यान होगा तो उसको इंटरेस्ट हमने पे कर दिया। देखो दिख रहा है क्या, कौन सी इसमें लाइन में दिया है? However, on these 200 debentures was paid interest on these 200 debentures was paid। लास्ट लाइन दिख रहा है क्या? चलो पे करते हैं इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट का ब्लैक कलर के पेन से लिखता हूं। बोलो ये डिबेंचर इंटरेस्ट तो ऑलरेडी हमने डेबिट कर दिया था। ओके, डिबेंचर होल्डर्स के नीचे देखो एक लाइन का यहाँ पे स्पेस देना। ए मुन्ना देख, 45,000 उसको देना था वो, मुन्ना ध्यान देना। डिबेंचर इंटरेस्ट हमने क्रेडिट किया है ना सारे डिबेंचर होल्डर्स को, हाँ। प्लस इंटरेस्ट निकालो इसका 200 डिबेंचर्स पे, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे आएगा 50,000 इंटू 10%, 5,000 क्या? ये देखो कितना है बेटा, है 50,000 इंटू 10% 5,000। ये 45,000 की फिगर को कट करके लिखना 50,000 रुपए, इसको कट करके लिखो 50,000। और टू बैंक कितना लिखू ये बता दो। इंटरेस्ट ही दे रहे हैं ना सिर्फ, कि पूरा 50,000 दे रहे हम लोग बैंक के फॉर्म में, सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे। इंटरेस्ट 5,000 पेड। सर आपने डिबेंचर होल्डर को डेबिट क्यों किया यहां पे 50 से? क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को ऊपर क्रेडिट किया था ना इंटरेस्ट की अमाउंट। इन सारे डिबेंचर होल्डर में वो 200 डिबेंचर वाला, 200 डिबेंचर जिसके पास थे वो भी होल्डर होगा कि नहीं होगा? सर वरना क्या करना पड़ता था अगर ये मर्ज करके, तो इंटरेस्ट की अलग से एंट्री करते। डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक 5,000 5,000 मैंने एक साथ कर दिया, टाइम बच गया। आप चाहो तो एंट्री अलग अलग भी कर सकते हो। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट एक शेयर्स के लिए, और फिर से डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक एक इंटरेस्ट के लिए। मैंने क्या किया, दोनों एंट्री को मर्ज कर दिया। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो, एनीबॉडी। सिंपल था, हो गया कन्वर्जन, सब कुछ पक्की बात, कुछ बाकी है इसके अंदर में। अब एक छोटा सा सवाल एमसीक्यू, बताओ मुझे डिबेंचर इंटरेस्ट का बैलेंस कितना है और कहां दिखेगा? पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 45,000, तीसरा 35,000 और चौथा 40,000। 45,000 टोटल डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था? 50,000 का, उसमें से 5 पे कर दिया, बचा हुआ 45 अभी भी देना बाकी। कहां दिखेगा?
डिबेंचर इंटरेस्ट का बैलेंस कहां दिखेगा 45,000 का? हाँ, जीरो। जीरो कैसे? ओके, मैंने ये नहीं पूछा डिबेंचर इंटरेस्ट के अकाउंट का बैलेंस कितना है, मैंने ये पूछा डिबेंचर इंटरेस्ट जो 45 देना बाकी है वो कहां दिखेगा। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट का बैलेंस नहीं पूछा, मैंने पूछा डिबेंचर इंटरेस्ट कहां दिखेगा। नहीं समझे? डिबेंचर इंटरेस्ट टोटल था 50,000, उसमें से कितना पे कर दिया, वो 200 जिस किसी के पास थे ना उसका पे कर दिया 5,000, बोलो बचा कितना 45,000। ये है डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। मैंने ये सवाल पूछा ये कहां दिखेगा। हाँ, आप जो सोच रहे हो वो भी सही है। एक बच्चे ने क्या सोच के बोला डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट का बैलेंस कितना दिखेगा, वो अकाउंट तो ट्रांसफर हो जाएगा P&L में, बरोबर है। तो ये डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ये जो बैलेंस है ये कहां दिखेगा, बरोबर है। देखो एक तो P&L के डेबिट में और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, बट लायबिलिटी में कहां, सवाल ये है लायबिलिटी में कहां। नो, अंडर द हेडिंग। ये किसका इंटरेस्ट है रे, डिबेंचर्स का। कौन से डिबेंचर्स, 10%। सो अंडर द हेडिंग 10% डिबेंचर, उसका आगे फेस वैल्यू और उसी के नीचे में वहीं पे ऐड करेंगे इंटरेस्ट अक्रूड 45,000, करंट लायबिलिटी में नहीं। डिबेंचर इंटरेस्ट का जो भी इंटरेस्ट अक्रूड है वो डिबेंचर के नीचू और कोई दूसरी जगह नहीं। समझ में आया? करंट लायबिलिटी इज द रॉन्ग आंसर। मैं मानता हूं आपने करंट लायबिलिटी क्यों सोच के बोला सर ये तो डिबेंचर इंटरेस्ट है, नियर फ्यूचर में पे करना है करंट लायबिलिटी, हाँ सही है, बट कंपनी एक्ट 2013 कहता है ना, कहां पे बोला है, शेड्यूल 3 के अंदर में जो आपका प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स के नीचे ही दिखाओ, बरोबर है। वहीं पे आपने दिखाना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं तो नॉर्मल इंटरेस्ट समझ लेंगे लोग इसको, इंटरेस्ट पेबल करंट लायबिलिटी में जो दिखाते हो नॉर्मल इंटरेस्ट है, और आपने कोई लोन का लिया होगा उसका होगा और कुछ होगा, ये डिबेंचर का इंटरेस्ट है तो स्पेसिफिकली डिबेंचर के नीचे आएगा, वहीं पे ऐड कर देना, बरोबर है। सो अंडर द हेडिंग डिबेंचर्स और उसके नीचे में हम लोग अक्रूड इसको ऐड कर देंगे, अक्रूड और आउटस्टैंडिंग। ये बात समझ में आई? ये चीज साइड में लिख लो कहीं तो, है ना। एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितनी एक्स्ट्रा चीजें बता सकता हूं बता दे दो, क्योंकि क्वेश्चन कौन सी चीज पे आएगा कुछ भरोसा नहीं है। वेरी गुड, लिखो फटाफट से। लिखा बेटा सभी ने? एग्जाम में क्वेश्चन हाँ आते हैं आखिरी आखिरी केस पे, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है करीब करीब इसमें 50-60 क्वेश्चंस है इस टॉपिक में, इतने सारे बड़े बड़े प्रैक्टिकल है, 50-60 एमसीक्यू नहीं है, हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक जिंदगी है बेटा। 50-60 एमसीक्यू होते तो एक दिन का काम होता, ये 50-60 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो अब क्या होता है, बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो बच्चों को बिलो 40 नंबर आते हो 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करके रुक जाते हैं। फिर जो बच्चे 45 से 48 और 49 तक पहुंच जाते हैं, 100 में से 49 मार्क्स, वो बच्चे 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करते रुक जाते हैं। और इंस्टीट्यूट कहां से पूछती है, 31वें से आगे। और जो बच्चा पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है तो उसका कुछ छूटा ही नहीं है, बरोबर है, तो वो 60+ चला जाता है। इंस्टीट्यूट को मालूम है हर टॉपिक के पहले 8-10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हर एक बच्चा सॉल्व करता ही है। बच्चे कहां दम तोड़ देते हैं, 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो छूट जाता है, और इंस्टीट्यूट पूछती है 13वें क्वेश्चन से। ये आखिरी आखिरी के क्वेश्चन आते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इजी है बट आता है। क्यों आता है मालूम है? क्योंकि रियल लाइफ में ये है, ऐसे ही है। रियल लाइफ में आप अगर किसी कंपनी में एज अ CMA ज्वाइन करोगे और अगर आपका कहीं ना कहीं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ पाला पड़ता है तो आप लोगों को ये एंट्रीज देखनी पड़ेगी, ये जरूरी चीज है। यस और नो? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53, ध्यान देना सभी ने। इसमें और कोई चीज छूटी नहीं बेटा हमारी, हमने ट्रांसफर कर दिया डिबेंचर इंटरेस्ट P&L में, डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर किया ना मुन्ना? ओके चलो सर, वो बचा हुआ 45 कब देंगे? हमें क्या पता कब देंगे, जब देना हो तब देंगे। हमें बोला क्वेश्चन में नॉट येट पेड, तो नॉट येट पेड, राइट। 53 में क्या बोला है,
On 1/1/2015, Hudco Limited issued 1015% debentures of rupees 200 each at 5% डिस्काउंट. अभी समझ में आया डिबेंचर का क्वेश्चन है, बट डिबेंचर में कौन सा है वो मुझे मालूम नहीं है. आगे देखते हैं. रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 years बाय कन्वर्टिंग देयर होल्डिंग्स इनटू इक्विटी शेयर्स. अच्छा, कंपनी 4 साल बाद ये डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहती है. देखते हैं कितने डिबेंचर होल्डर ने इसको कन्वर्ट किया. एट अ प्रीमियम ऑफ 25%. As per the terms of issue, the holder of the debentures also have an option to convert their holding as aforesaid at any time after 6 months, but within 3 years. A holder of 250 debentures notified his intention to exercise the option. अच्छा लो, ये तो लाइक 52 है, वहां पे लिख लो पूरा 52 की तरह है. और उल्टा 52 से भी इजी है. 52 में तो भी हमने डिबेंचर एंट्रीज का एंट्री किया, यहां वो भी करने का काम नहीं है. करोगे आप इसको? पक्की बात? डन. हर एक बच्चा, जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन जेडीपीटी, एक बच्चे ने बोला सर लास्ट वाली एंट्री एक बार एक्सप्लेन कर दो. कौन सी लास्ट वाली एंट्री बेटा? लास्ट वाली एंट्री. जी हाँ, देखो डिबेंचर होल्डर्स को देना कितना था? डिबेंचर होल्डर्स को देना था वो 45,000, जो अमाउंट पेएबल आ रहा है. अमाउंट पेएबल कहां से आया? वर्किंग नोट से. वर्किंग नोट पॉइंट सी देना था ना, 1 पॉइंट सी प्लस ये 5,000 का देना है इंटरेस्ट का. सर आपको क्या समझा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है वो 200 डिबेंचर जिस किसी के पास है उसका इंटरेस्ट पे कर दिया. तो सर फिर आपने डिबेंचर होल्डर डेबिट क्यों किया? ये 5,000 के लिए इंटरेस्ट को डेबिट करो ना सर. डिबेंचर होल्डर क्यों डेबिट किया? ऐसा मन में आ रहा होगा तो बता देता हूं. ऑलरेडी डिबेंचर इंटरेस्ट पूरा डेबिट कर चुका हूं और डिबेंचर होल्डर्स को देना बाकी, ऐसा बता चुका हूं. बरोबर है क्या? इसीलिए अब जब मैं पेमेंट करूंगा तो डिबेंचर होल्डर को डेबिट करूंगा. पहले क्रेडिट किया, अब देते समय डिबेंचर होल्डर को डेबिट किया, कर दिया. इंटरेस्ट तो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है ना ऊपर में, बार बार डेबिट नहीं करना है वरना डबल डबल डेबिट हो जाए. उसके बाद ये मैंने यहां पे डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट वाला जो 5,000 वाला कंपोनेंट है ये मैंने कैश में पे कर दिया. बचा हुआ जो 45,000 का कंपोनेंट है ये मैंने शेयर्स के फॉर्म में दे दिया और वो शेयर्स प्रीमियम पे थे. सिंपल. तृप्ति मैम ऑल सेट? आ जाओ. सो नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हल्के में मत लेना, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है. ठीक है, इसलिए मैंने मना किया था आपको. एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा. चल पढ़ू मैं क्वेश्चन. जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं साथों साथ उसका अगर कोई कॉन्सेप्ट या कोई एक्स्ट्रा चीज लिखवा के दे दो तो लिख लेना. ठीक है, ध्यान देना बेटा. पक्का? चलो बेटा आगे पढ़ो. क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना. अंडरस्टूड? ओके ग्रेट. प्लीज ध्यान दे दो. ओके डन. सो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं. On 1st January 2015, S Limited had 2,012% डिबेंचर ऑलरेडी इशू किए हुए, ऑलरेडी है कंपनी के पास. बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इतने डिबेंचर इशू किए हुए, मतलब इशू का एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं है. बरोबर? ध्यान दें. एक चीज ध्यान में आई, जैसे आप है ना रिवाइज करते हो तो एक चीज बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों के पास रिकॉर्डेड भी बैकअप है सभी के पास में. जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहा है उसके पास में भी है. क्या करना मालूम है क्या? अभी 54 क्वेश्चन खत्म हो गए, आज जैसे डिबेंचर का ही खत्म हो जाएगा. अभी 54 में टोटल जो क्वेश्चंस है उसकी कैटेगरी कितनी है मालूम है क्या? 10 कैटेगरी. क्वेश्चन भले ही 54 है, 54 है, लेकिन कैटेगरी कितनी है? कितने टाइप के क्वेश्चन है? 10 से 11. और वो लाइन से ही, ऐसा नहीं है कि अचानक बीच में कोई दूसरी कैटेगरी का, लाइन से ही दिए हुए. पहले 1 2 3 4 एक कैटेगरी के, बाद के 5 6 7 8 एक कैटेगरी समझ लो. तो अब आपने क्या करना है मालूम है क्या? एक स्मार्ट बच्चा क्या करता है, अब 54 में जो 10-11 कैटेगरी के क्वेश्चन है वो कैटेगरी लिख करके मार्क कर देता है. ये कैटेगरी के ये क्वेश्चन है, इसके ये इसके ये. अब उसने देख लिया कि 5 क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के, तब वो पांचों के पांचों करेगा एग्जाम के समय की कोई तो एक कर लेगा उसमें का, कोई तो एक कर लेगा. आपका समय कम लगा, कॉन्सेप्ट पूरा कवर हो गया. और हर क्वेश्चन की मैंने कैटेगरी बताई हुई है. जो रिपीट वाले 4-5 क्वेश्चंस थे वो मैंने होमवर्क दिए,
और मेरे नसीब इतने अच्छे कि वो होमवर्क भी आपने मुझसे सॉल्व करवाए हैं, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पास में हैं। अब आप क्या करोगे मालूम है क्या? कैटेगरी बाइफरकेट करोगे घर पे, है ना। कैटेगरी बाइफरकेट करने के बाद में अब आपको नेक्स्ट टाइम से जब इसका रिवीजन करना है तो आपको 54 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस आपको वो जो अलग अलग था उतना ही आपने देखना है। अब रिवीजन करना है तो सारे 54 वापस सॉल्व करने का काम है क्या? नो। जब आप किसी दुकान पे जाते हो गेहूं या चावल खरीदने के लिए, बरोबर है, आपको 10 किलो गेहूं खरीदना है तो पूरे के पूरे 10 किलो गेहूं चेक करते हो क्या एक एक ऐसे? वो गेहूं के पोते में हाथ डालते हो, थोड़ा सा ऐसे ऐसे हाथ से करके देखते हो, हाँ ये 10 किलो दे दे। इसको बोलते हैं सैंपलिंग। इसको क्या बोलते हैं? सैंपलिंग। वो मिसल पाव वाला सैंपल नहीं, इसको सैंपलिंग बोलते, है ना। तो आपको अगर गेहूं चेक करना है तो सारे 10 किलो गेहूं चेक करने की जरूरत नहीं है। काफी बार वो रेडियो पे ऐड सुना होगा ना आप लोगों ने, क्या बोलती पुणे की पब्लिक, तो पुणे के पूरे 1 करोड़ लोगों के पास जाके पूछते हैं क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती? नो। पुणे के एफसी रोड पे 2-3 लोगों से पूछ लिया जो रिकाम टेकड़े वहां पे खड़े, है ना। विश्रांतवाड़ी के कुछ लोगों से पूछ लिया, येरवड़ा के लोगों से पूछ लिया, है ना। और उन सबके ओपिनियन को सैंपलिंग करके 25 लोगों को पूछा और क्या बोलता है? ये 25 लोगों की आवाज नहीं है, ये पूरे पुणे की आवाज है। तो वैसे ही पूरे 54 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वो 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो पूरे 54 क्वेश्चन की आवाज है। स्मार्ट वर्क है, हर टॉपिक में आप ऐसा कर सकते हो। तो वहां पे क्या, फिर आपका सिलेबस कम समय में पूरा कवर हो जाता है। और एग्जाम के समय है ना, दिमाग का दही नहीं होता, प्रेशर नहीं आता। नहीं तो एग्जाम के समय बच्चा क्या बोलता है, बाप रे बाप 200 क्वेश्चन अब कैसे रिवाइज करूं। तो जो बच्चे ने स्मार्ट वर्क किया हुआ है उसको 200 क्वेश्चन रिवाइज करने की जरूरत नहीं, उसको बस 40 क्वेश्चन रिवाइज करने की जरूरत है, बरोबर है क्या? तो सारे 200 कवर हो जाएंगे उसमें। तो बस ये आपने टॉपिक के साथ साथ में आपने क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। डन। चलो ध्यान रखना बेटा, आ जाओ। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आपको कैटेगरी समझ में नहीं आती है, तो वहां पे उस क्वेश्चन में क्या अलग खास बात है, क्या एडजस्टमेंट ऐसी है, वो लिख लेना। तो एग्जाम के समय आप ये पढ़ के जाओगे, जो आपको नहीं आता है वो आपने एग्जाम के पहले पढ़ लिया तो वो आपको आ गया, क्योंकि पेपर के 2 दिन पहले आप जो पढ़ते हो वो 2 दिन तक आप भूलते ही नहीं हो। सुपरनेचुरल पावर रहती, याद रह जाता है इंसान को सब। जो आपको नहीं आता वो आपने लिख लिया अलग से, वो पढ़ लिया, और जो आपको आता है वो तो आता ही है। तो आपको सारी चीजें कवर हो जाएगी। स्मार्ट वर्क है, बहुत छोटी चीजें पता सबको रहती है, लेकिन मैं बस रिवाइज करवा रहा हूं आपका कि ये आप कर सकते हो, और इससे आपके पास होने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाएंगे। यस और नो, अच्छे नंबर से पास होने के। आ जाओ। सो एक कंपनी के ऑलरेडी इशू किए हुए 2000 डिबेंचर्स है, 12% डिबेंचर्स है बेटा। यहां पे एक डिबेंचर का फेस वैल्यू था 100 रुपए। ऑन 15 यानी जनवरी में इशू किया, और मई मंथ में देखो क्या बोल रही है कंपनी। कंपनी परचेज 400 ओन डिबेंचर एट 97 कम इंटरेस्ट। कंपनी ने अपने खुद ही के डिबेंचर खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स। मतलब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए और कंपनी ने अपने डिबेंचर खरीद लिए। खरीद के क्या अचार डाल रही है क्या? देखो तो, खरीद के कैंसिल किए, इमीडिएटली कैंसिल किए। सीधा सीधा बोलते ना यार, रिडीम किया, क्यों भारी के वर्ड यूज करते? परचेस ओन डिबेंचर। अगर ये वर्ड भी बोल देते कि रिडीम कर लिया, मतलब कंपनी ने अपने डिबेंचर्स वापस खरीद लिए, और क्या कर दिया खरीद के? कैंसिल। डिबेंचर कैंसिल करने का मतलब होता है लायबिलिटी कैंसिल करना। लायबिलिटी कैंसिल करने का मतलब होता है लायबिलिटी को कम करना। लायबिलिटी को कम करने का मतलब होता है लायबिलिटी को डेबिट करो, मतलब डिबेंचर अकाउंट डेबिट करना है, राइट। चलो आगे बढ़ते। सो कहां से खरीदे? हमें क्या करना है यार, ओपन मार्केट से खरीदो, क्लोज मार्केट से खरीदो, कहीं से भी खरीदो, खरीदे, ओपन मार्केट से खरीद ली। इंटरेस्ट ऑन, मुन्ना ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन, यहां पे इस क्वेश्चन की कैटेगरी लिख लो, परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फॉर इमीडिएट कैंसलेशन, फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। कंपनी परचेज इट्स ओन डिबेंचर फॉर इट्स इमीडिएट कैंसलेशन। सर क्यों कर रही है कंपनी ऐसा जबरदस्ती, हमको त्रास क्यों देती है? कंपनी के पास पैसे आगे रहेंगे तो कौन अपनी लायबिलिटी जबरदस्ती संभाले रखेगा? डिबेंचर इज अ लायबिलिटी ना, पैसा आ गया तो खत्म करो, दे दो आके, नहीं तो फालतू में ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस पर। आगे आ जाओ। सो परचेज 400 ओन डिबेंचर्स एट 97 कम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर ईच ईयर। साल में कितने बार? 2 बार। तो 6 महीने का इंटरेस्ट यहां पे और 6 महीने का यहां पे। साल में 2 बार दे रहे मतलब डबल थोड़ी देंगे, 6 मंथली दे रहे मतलब 6 महीने का देंगे ना।
और पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है 12%, तो 12% का आधा 6% यहां पे और 6% यहां पे, सही है कि दोनों बार 12-12 देंगे, 24 हो जाएगा ना, वरना टोटल साल का 12%। अब आपको इंफॉर्मेशन दे दी और पूछा क्या मालूम है क्या, दैट ओन डिबेंचर्स परचेज वर कैंसल इमीडिएटली, इसके लिए एंट्री बताओ, ठीक है कर देंगे हम। ओन डिबेंचर्स परचेज्ड वर रिटेन्ड एज एन इन्वेस्टमेंट टिल 31 दिसंबर ऑन विच डेट दे वर कैंसल्ड। तो इसमें दो कैटेगरी आ गई, एक इमीडिएट कैंसलेशन और बी कैटेगरी कैंसलेशन ऑन सम फ्यूचर डेट। दो कैटेगरी है, एक तो इमीडिएटली कैंसिल किया केस ए, और दूसरा क्या बोला है फ्यूचर डेट पे कैंसिल किया, तो दोनों केस में एंट्री क्या रहेगी, ठीक है अभी बता देते। सो परचेस जो किया उसकी एंट्री तो सेम रहेगी, उसके बाद हम लोग बाइफरकेट का ऐसा वाई बना देंगे, अभी कैंसिल किया तो क्या और फ्यूचर में कैंसिल किया तो क्या। क्वेश्चन का आपको समझ में आया, मैप कैसे दिख रहा है, ये परचेस कर दिया और उसके बाद एक इमीडिएट कैंसिल किया तो क्या और एक फ्यूचर डेट में कैंसिल किया, तो ये एक एंट्री रहेगी, ये एक इमीडिएट कैंसिलेशन की, ये फ्यूचर में, ये क्या आपकी केस ए है, ये केस बी है, सिंपल। चलो स्टार्ट करो। अब ये कम इंटरेस्ट क्या होता है, और इसके अलावा इन्होंने एक चीज और मॉड्यूल में दिया नहीं है बट वो भी हम लोग देख लेंगे, एक्स इंटरेस्ट, बराबर है, देना चाहिए था बट दिया नहीं है, छोटू सा कॉन्सेप्ट है, बता दूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा है। एग्जाम में जब कम इंटरेस्ट आया तो एक्स इंटरेस्ट के भी आने की संभावना है, बराबर है। इंस्टीट्यूट ऐसा सोचती है कि उसके बच्चे बड़े होशियार है, उनको कम इंटरेस्ट बता दिया तो एक्स इंटरेस्ट वो खुद से कर लेंगे, ऐसा उसे लगता है, बराबर है। चलो ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54, आ जाओ। देख रहे मुन्ना, क्वेश्चन नंबर 54, चलो लिखो बेटा, फटाफट से सभी ने लिखना है ना, जो कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है मॉड्यूल में नहीं है वो भी बता देता हूं, है ना, पहले लिख लो। अब 54 में पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट समझना सभी ने। ये मुन्ना देख दो, ये क्या है बोलो, टाइमलाइन, बराबर है, टाइमलाइन। और इंटरेस्ट कब कब दे रही है कंपनी बताओ, साल में 2 बार, 30 जून और 31 दिसंबर। और ईयर एंड क्या है, ईयर एंड कुछ बोला है क्या, ईयर एंड ईयर एंड ईयर एंड कुछ भी नहीं बोला है, ईयर एंड दिया ही नहीं है, 31 दिसंबर है, कहां से समझा आपको 31 दिसंबर है, कैलेंडर ईयर है, ओके। सो देखो 1 जनवरी और 31 दिसंबर। इंटरेस्ट कब कब दे रही है कंपनी, 30 जून कहां पे आएगा, कोई मुझे बोलेगा क्या, जैन और दिसंबर दिया है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, बरोबर 6 महीने बाद ये यहां पे आया आपका पहला इंटरेस्ट ड्यू हुआ 6 मंथ का 30 जून, और ये दूसरा इंटरेस्ट यहां पे ड्यू हुआ इंटरेस्ट 2, बरोबर है क्या, 31 दिसंबर, बरोबर है क्या, 6 महीने का। अच्छा, अब कंपनी ने डिबेंचर कब खरीदा बताओ जरा, कंपनी ने डिबेंचर खरीदा 1 मई को, 1 मई कहां आ रहा है इस टाइमलाइन में बताओ जरा देख के, यस बेटा त्रिशाला दिखा दिखा, इंग्लिश कैलेंडर है, बरोबर। इस क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, हाँ बोलो बेटा, कब 1 मई यानी कहां पे, 30 जून के थोड़ा सा पहले, ओके यहां लिख देता हूं, थोड़ी सी ऐसी जगह आपको लिखने के लिए जगह है, 1 मई, ये क्या है, डोप, डेट ऑफ परचेस, डेट ऑफ परचेस, आप पूरा लिखना, डेट ऑफ परचेस, फिर ब्रैकेट में लिख देना डीओपी। इस डेट को कंपनी ने डिबेंचर्स खरीदा, अलग कैटेगरी है, अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, बाकी एंट्री सेम है सब, बस ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट वाला वो बताता हूं। अच्छा, कितने डिबेंचर्स खरीदा इस दिन, एक क्वेश्चन बता, इस दिन खरीदा कंपनी परचेस 400 ओन डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स परचेस 400। चलो मुन्ना, अब 2 सेकंड के लिए सब लोग पेन नीचे रख दो, ऑनलाइन ऑफलाइन जीडीपीटी जो भी जब देख रहा है प्लीज ध्यान देना। इस दिन कंपनी ने खरीद लिया, यहां से आगे वो डिबेंचर किसके पास रहेंगे, कंपनी के पास, या तो कंपनी तुरंत कैंसिल कर देगी या तो फ्यूचर में जब कैंसिल करना है तब करेगी, बट यहां से पहले वो डिबेंचर किसके पास था, यहां से पहले वो किसके पास था,
अच्छा, ये 1 जनवरी के पहले 31 दिसंबर था ना, 31 दिसंबर बोलना क्या है, 1 जनवरी बोलना, बात एक ही है ना, 31 दिसंबर आता है उसके पहले। अच्छा, इस डेट पे पुराना वाला इंटरेस्ट दे दिया होगा क्या, स्प्रेड का सारा इंटरेस्ट इस डेट पे दे दिया होगा, बरोबर है। अब 1 मई को वो कंपनी ने खरीदा, 1 मई के बाद जो भी उसका हिसाब है वो कंपनी देखेगी, बट 1 मई के पहले का जो पीरियड है, इस पीरियड में उस डिबेंचर को किसने पाला पोसा, उस पुराने वाले डिबेंचर होल्डर ने, जिससे कंपनी ने खरीदा। तो पुराना वाला डिबेंचर होल्डर क्या बोलेगा, हे कंपनी सुन, तुम मुझसे खरीद रही है 1 मई को, ये पीरियड पिछले इंटरेस्ट के ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ परचेस तक, इस पीरियड का तो इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए, वो पुराने वाले डिबेंचर होल्डर्स को। इंटरेस्ट ड्यू टू दैट डिबेंचर होल्डर जिससे कंपनी ने खरीदा, क्योंकि इस पीरियड में किसने पाला पोसा, उसने। कंपनी के पास था क्या ये पीरियड, पीला वाला पीरियड कंपनी के पास था क्या, नो, ये तो पुराने वाले डिबेंचर होल्डर का था। तो इसका इंटरेस्ट लॉजिकली, मोरली, इथिकली, लीगली किसको मिलना चाहिए, पुराने वाले डिबेंचर होल्डर को, उसका हक है ना उस पे। तो कंपनी जब इससे शेयर्स ये डिबेंचर्स खरीदेगी तो कंपनी इसको 2 चीजें देगी, कंपनी इसको देगी डिबेंचर के लिए पैसा, कंपनी इसको किसके लिए देगी, फॉर डिबेंचर, और कंपनी इसको और क्या देगी बताओ, वेरी गुड, फॉर इंटरेस्ट। सो कंपनी डिबेंचर के लिए भी पैसा देगी और इंटरेस्ट के लिए भी। इंटरेस्ट कितने पीरियड का, डेट ऑफ परचेस से इमीडिएट पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट, इमीडिएट प्रीवियस इंटरेस्ट ड्यू डेट, यस और नो। हर बार ध्यान रखना, जब कभी भी कंपनी अपने डिबेंचर्स खरीद रही है ओपन मार्केट से या किसी पुराने वाले डिबेंचर होल्डर से, तो उस पुराने वाले डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिलेगा, हर बार के लिए कि कॉमन सेंटेंस, डेट ऑफ परचेस से इमीडिएट पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट, डेट ऑफ परचेस से इमीडिएट पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट, पिछले इंटरेस्ट के ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ परचेस तक का इंटरेस्ट पुराने वाले डिबेंचर होल्डर को मिलेगा। सही बोल रहा हूं, डेट ऑफ परचेस से इमीडिएटली प्रीवियस पिछला, अगला नहीं, क्योंकि डेट ऑफ परचेस के बाद का आगे का इंटरेस्ट तो पुराने वाले डिबेंचर होल्डर को थोड़ी मिलेगा, क्योंकि उसके बाद तो किसके पास है डिबेंचर, कंपनी के पास है। सो डेट ऑफ परचेस से पीछे जाओ, पीछे 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 जाते जाओ, कहां तक जाना है, प्रीवियस इंटरेस्ट की ड्यू डेट तक, बरोबर है, क्योंकि प्रीवियस इंटरेस्ट के ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ परचेस तक का इंटरेस्ट जो है पुराने वाले डिबेंचर होल्डर को दे देंगे। कितना आ रहा है यहां पे, जैन से 1 जनवरी है ना, जैन फेब मार्च अप्रैल, 4 महीना है क्या है, 4 मंथ, क्योंकि मई की तो 1 तारीख है, मई मंथ थोड़ी आएगा, राइट। सो जैन फेब मार्च अप्रैल 4 मंथ का इंटरेस्ट वो पुराने वाले डिबेंचर होल्डर को देना है, दे देते हैं। निकालो इंटरेस्ट, निकालो, कितने डिबेंचर्स थे उसके पास, 400, एक का फेस वैल्यू कितना है 100, क्योंकि इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे मिलेगा ना। सो 400 इंटू 100 कितना अमाउंट आ गया, इंटू कितना है बेटा इंटरेस्ट का रेट 12%, इंटू कितना महीना था 4 मंथ, ओह वाओ, कितना आया 1600, सही बोला, बस ये था कॉन्सेप्ट इसमें। पूरे कॉन्सेप्ट को एक सेंटेंस में बताओ, डेट ऑफ परचेस से इमीडिएट पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट, डेट ऑफ परचेस से इमीडिएट पिछला इंटरेस्ट का ड्यू डेट, वहां से लेके डेट ऑफ परचेस तक का जो भी इंटरेस्ट है पुराने वाले डिबेंचर होल्डर को दे दो, क्योंकि उसके ऊपर उसका अधिकार है। चलो दे दिया, अभी 1600 इंटरेस्ट का अमाउंट है, मैं यहां लिख दूं क्या 1600, बरोबर है। अब मुन्ना ध्यान देना, चलो ये तो हमने पता कर लिया इंटरेस्ट 1600 देना है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है मालूम है क्या, उस कंपनी ने 400 डिबेंचर्स के लिए कितना पे किया, 97 पे किया, और 97 के आगे क्या लिखा है, कम इंटरेस्ट, CUM, कम, मतलब वो 97 में इंटरेस्ट भी घुसा पड़ा है, 97 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है, अंडरलाइन करके लिख लो, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है, राइट। चलो बताओ तो कितना पे किया होगा टोटल, 400 इंटू मुन्ना 400 इंटू 97, सो टोटल कितना पे किया
38,800. दिस इज कम इंटरेस्ट. गावरान भाषा में, आसान भाषा में, दिस इज टोटल अमाउंट पेड. खेल खत्म. टोटल कितना पे किया? 30,800. इसमें इंटरेस्ट घुसा पड़ा है. और बोलो तो जरा वो इंटरेस्ट कितना है? अभी निकाला ना आपने, 1600. सो ये 38,800. इसमें इंटरेस्ट है 1600. तो बताओ फॉर डिबेंचर कितना दिया? 30. वेरी गुड, 37,200. दिस इज बैलेंसिंग फिगर. ये किसके लिए दिया? खुला खुला, ओनली फॉर डिबेंचर. सो डिबेंचर के लिए दिया 37,200. और इंटरेस्ट के लिए कितना दिया? 1600. सर इतनी बड़ी डायग्राम बनाने का काम ही नहीं था, आपने फालतू में डायग्राम बना दे. हम बता दे कैसे निकालना था डायरेक्टली. सर सीधा सीधा अगर आप ऐसा कर लेते थे कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 400 पर डिबेंचर, पर डिबेंचर, पर डिबेंचर. अमाउंट पेड, पेड कौन सी है ये? कम इंटरेस्ट. टोटल कितना अमाउंट पे किया? 97. टोटल कितना आ गया? 38,800. टोटल कम इंटरेस्ट कितना पे किया? इतना. सर इसमें से डायरेक्टली इंटरेस्ट निकालते थे ना आप, प्रीवियस 4 मंथ का, प्रीवियस 4 मंथ का, तो वो आ गया 1600. तो सर देयरफॉर एक्स इंटरेस्ट कितना आ गया? ये है ओनली फॉर, खुला खुला, ओनली फॉर डिबेंचर, 37,200. क्यों सर इतनी बड़ी डायग्राम बनाई? हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो ना. वर्किंग नोट नंबर 1. सही है. और ये प्रीवियस 4 मंथ कहां से आया? ये देखो यहां पे लिख लेता हूं. प्रीवियस इंटरेस्ट ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ परचेस तक. प्रीवियस इंटरेस्ट के ड्यू डेट से लेके डेट ऑफ परचेस तक. टोटल जो पे किया वो कम इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट निकाल दिया तो क्या बन गया? एक्स इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. सो अब अगर आपको क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट दिया है, मतलब ये दिया हुआ है. क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट दिया है, मतलब ये दिया हुआ है. ये पर डिबेंचर था. हाँ, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे. सर मुझे एक बात बताओ, सर अगर एक्स इंटरेस्ट दिया है तो क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट तो हर हाल में देना है, वो तो अधिकार है उसका. सिर्फ क्वेश्चन में अगर एक्स इंटरेस्ट दिया है तो आपको डायरेक्टली ये फिगर पता चल जाएगी. फिर आपको पीछे जाना होगा, रिवर्स कैलकुलेशन. ये पता चल गया, फिर ये इंटरेस्ट निकालना होगा, और फिर आपको ये बैलेंसिंग फिगर निकालना होगा. अभी हमारा क्या बैलेंसिंग फिगर आया? ये कैसे आया बेटा? सी माइनस डी. बरोबर है. सी और डी दिया है तो ई निकालो. ई अगर दिया है तो ई और सी का डिफरेंस, ई और सी की टोटल करके, ई और डी की टोटल करके सी निकालो. एक्स इंटरेस्ट अगर दिया है तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट उसमें ऐड करोगे, और क्या निकालोगे? कम इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट दिया है तो भी इंटरेस्ट निकालोगे, और कम इंटरेस्ट से इंटरेस्ट माइनस करोगे, और क्या निकालोगे? एक्स इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट तो हर हाल में निकालना है. वापस बोलूं, कम इंटरेस्ट दिया है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इंटरेस्ट इसमें से माइनस करके क्या निकालोगे? एक्स. एक्स इंटरेस्ट दिया है तो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, और इंटरेस्ट इसमें ऐड करके क्या निकालोगे? कम. राइट. सो इंटरेस्ट तो देना ही है, क्योंकि पुराने वाले डिबेंचर होल्डर का अधिकार है. किसने पाला पोसा था उस डिबेंचर को? उस पुराने वाले डिबेंचर होल्डर ने. सो इंटरेस्ट तो मिलने वाला है उसको. क्वेश्चन में प्राइस कम इंटरेस्ट हो चाहे एक्स इंटरेस्ट हो, बरोबर है. अगर क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट दे दिया है डायरेक्टली, तो ये दिया रहेगा, तो भी आप इंटरेस्ट निकालोगे, और इस फिगर में इंटरेस्ट ऐड करके क्या निकालोगे? रिवर्स ये वाला. फिर ये कैसे आएगा आपका? डी प्लस ई. और ये दिया हुआ है तो आप ये निकालोगे, सी माइनस डी. खेल खत्म हो गया. क्वेश्चन 90% खत्म हो गया. अब कुछ बचा ही नहीं अब इसमें. चलो एंट्री पास करो. अभी इन्होंने कौन सी एंट्री पास करने बोली बेटा आपको? बस यही दोनों केस की आपको एंट्री पास करने बोली है. डिबेंचर इमीडिएटली कैंसिल किया तो क्या? आ जाओ. सो लिखो जर्नल एंट्री.
ये डायग्राम बना है क्या सभी ने? ये बना लिया सभी ने? डायग्राम आपके समझने के लिए बना लो और वो वर्किंग नोट आंसर के लिए बना लो। अब आप आंसर जब लिखोगे तो आप डायग्राम बनाते बैठोगे क्या? नो। क्लियर है? आप कुछ बचा ही नहीं है, बस अब वो वर्किंग को देख के हम लोग एंट्री मारेंगे। मयंक मिश्रा, भाई साहब सर आप इतना मीठा बोलते हो कि शुगर हो जाएगी। अब 2 बार AR1 कैसे आया? कैसे आएगा? इतने बार 2 बार AR1 आ जाएगा, एक ही बार ला। 2 बार मतलब 2 बार AR1 मतलब आपने 2 बार एग्जाम दिया। मैं नहीं चाहता हूं कभी आप 2 बार एग्जाम दो। और वैसे भी एक बार आप पास होने के बाद फिर से एग्जाम नहीं दे सकते हो, मालूम है ना? किसी ने सोचा पास हो गया, बाउंड्री पे पास हुआ, वो अगर सोचेगा कि मुझे CMA इंटर फिर से देना है, AR1 लाना है या रैंक लाना है, नहीं दे सकते हो आप। पास होने के बाद वापस एग्जाम नहीं दे सकते हो, जहां तक मुझे मालूम है। हाँ, फेल हो गए तो ही एग्जाम दे सकते हो। यस और नो? लिखा बेटा सभी ने? ये डायग्राम बना लिया? किसी का कुछ छूटा हुआ है? एनीबॉडी? ऑनलाइन ऑफलाइन? अच्छा ओके मयंक, समझा भाई, समझा समझा। नहीं ऑलरेडी 2 बार AR1 आ चुका है ना अपना स्टूडेंट्स, तो वो बोल रहा था कि सर आपके दो बार AR1 आए थे स्टूडेंट्स, वो कैसे आए आप समझा? यस, अरे उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बार बार रिवाइज करो। 8-10 बार रिवीजन कर लिया AR1, 6-7 बार रिवीजन किया मेरिट, 3-4 बार रिवीजन किया अच्छे नंबर से पास, 1 बार रिवीजन किया मैं भी पास मैं भी फेल, रिवीजन ही नहीं किया कंफर्म फेल। हाँ वो हिसाब है, क्योंकि पढ़ाई हर किसी ने किया है। प्रोफेशनल कोर्स में कोई मजाक करने नहीं आता है। किसकी इच्छा होती है उड़ते हुए तीर अपने अंदर लेने की, बताओ? प्रोफेशनल कोर्सेज में कोई आता है क्या जबरदस्ती? इसमें एंट्री बहुत आसान है, एग्जिट मुश्किल है। और मेडिकल और इंजीनियरिंग में एंट्री मुश्किल है। एक बार मेडिकल में एडमिशन हो गया तो डॉक्टर बन के ही निकलता है बाहर, बरोबर है? वहां पे एंट्री मुश्किल है, एंट्री हो गई तो डॉक्टर कंफर्म है। यहां पे एंट्री आसान है, कोई भी एंट्री कर सकता है, एग्जिट मुश्किल है। डन? चलो ये लिख लिया सभी ने, मैं एंट्री पास कर रहा हूं। मुन्ना ध्यान देना, सबसे पहले अब तो हमें कौन सी इशू की एंट्री नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के डिबेंचर्स इशू किए हुए थे। तो डायरेक्टली फिर कौन सी एंट्री पास करूं, है ना? डिबेंचर्स ऑलरेडी इशू किए हुए। इन्होंने जो डिबेंचर्स खरीदा ओपन मार्केट से, कब खरीदा, डेट बताओ? वही 25 की एंट्री कर लू ना, पहली एंट्री, डेट बता? 15। अच्छा फर्स्ट में, चलो आ जाओ बेटा, फर्स्ट में की एंट्री। अब देखो अकाउंट, देखो मैं कौन सा यूज कर रहा हूं यहां पे। ए मुन्ना देख, ध्यान देना, डिबेंचर डिबेंचर, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दे, रिडम्पशन, डिबेंचर रिडम्पशन, अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट। मैं एक डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट की मदद से ये एंट्री कैंसिल करने वाला हूं, बरोबर है? पहले खरीद लो, खरीदना है तो हम लोग लिख रहे हैं डिबेंचर रिडम्पशन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कंपनी अपने खुद ही के डिबेंचर खरीद रही है ना, तो डिबेंचर रिडम्पशन लिखो या इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर लिखो, जो लिखना है लिख लो। लाइक असेट, जैसे आप किसी और कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर खरीदते हो तो आप जो अकाउंट बनाते हो, लाइक वैसे भी इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर लिखा तो भी चलेगा, बट ये खुद के इसलिए इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर, या फिर सिंपली डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट। डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। बोलो फॉर डिबेंचर कितना दिया आपने, जरा वर्किंग नोट 1 देख करके बताओ तो। फॉर डिबेंचर 37,200। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन कितना दिया बताओ तो जरा। अगेन इंटरेस्ट, अगेन वर्किंग नोट 1 1600। टोटल कितना पे किया ये बता दो। टोटल अगेन वर्किंग नोट 1 38,800। नरेशन लिखेंगे बेटा, कितने डिबेंचर्स थे यहां पे? 400। लिखो 400 डिबेंचर्स वर परचेज्ड फ्रॉम ओपन मार्केट। 400 debentures were purchased from open market for immediate cancellation.
पहले हम लोग इमीडिएटली कैंसिल कर लेंगे इसको, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा साल के आखिर में कैंसिल किया तो कैसे होगा। 400 डिबेंचर्स वो परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन एट द रेट 97 per debenture come interest at the rate 97 per debenture come interest। डन। फिर से बोलो 400 डिबेंचर्स वर परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट एट द रेट 97 पर डिबेंचर कॉमा कम इंटरेस्ट। ठीक है, चलो करना है तो बोला इमीडिएटली कैंसिल करने बोला है ना, करो इमीडिएट यानी सेम डे क्या। चलो अब डिबेंचर कैंसिल करना है तो डिबेंचर नाम की लायबिलिटी खत्म करो। डिबेंचर नाम की लायबिलिटी ढूंढो, कोएफिशिएंट में कितनी है बेटा, 12% डिबेंचर है क्या, 12% डिबेंचर्स। अब ये कैंसिल कर रहा हूं तो इनको डेबिट करूंगा। डिबेंचर फेस वैल्यू से खड़ा होता है और फेस वैल्यू से ही कैंसिल होगा। बोलो बेटा 400 डिबेंचर मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू कितना था, 100 लिख दूं क्या, 40,000 बरोबर है। अब ये डिबेंचर्स में कैंसिल कर रहा हूं किसकी मदद से, अरे ऊपर बनाए ना डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट, टू डिबेंचर रिडेम्पशन अकाउंट। ऊपर पहले डिबेंचर रिडेम्पशन को डेबिट किया और अब इमीडिएटली कैंसिल कर रहे हैं तो डिबेंचर रिडेम्पशन क्रेडिट कर दो। डिबेंचर्स खरीदा तब डिबेंचर रिडेम्पशन डेबिट किया, अब डिबेंचर्स कैंसिल कर रहे तो डिबेंचर रिडेम्पशन क्रेडिट करो। इसको बोलते हैं कैंसलेशन वाया डिबेंचर रिडेम्पशन। डोंट वरी, शॉर्टकट एंट्री भी बता दूंगा, पहले एक बार ले लो कैंसिल कर लो, दोनों की अलग अलग एंट्री किया ना, एक साथ भी आप कर सकते हो करना है तो, है ना, बता दूंगा। चलो ये कैंसिल कर दिया, ओहो कुछ देखा आपने, समझ रहे हो, मतलब मेरी 40,000 की लायबिलिटी मात्र 37,200 में कैंसिल हो गई है। नुकसान हुआ कि फायदा हुआ, लायबिलिटी कितने की कम हुई, 40,000, और डिबेंचर के लिए हमने दिए कितने, 37,200, कितने का फायदा हुआ, 1,800, 2,800, 2,800 का फायदा हुआ। क्या ये रोजमर्रा की जिंदगी का, ये रेगुलर नॉर्मल ऑपरेशन का फायदा है क्या, माल बेचते जो वाला फायदा है, रेवेन्यू प्रॉफिट है कि कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है। डिबेंचर्स और शेयर्स के जो भी ट्रांजैक्शन है वो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन है, ये कैपिटल प्रॉफिट है। और कैपिटल प्रॉफिट की कौन सी जगह है, कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू प्रॉफिट होता तो रेवेन्यू रिजर्व, ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। हमेशा ध्यान रखना, फिक्स असेट का खरीदने बेचने का फायदा, फिक्स असेट, डिबेंचर्स, शेयर्स, इक्विटी हो, प्रीफरेंस हो, ये सारे कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन है। कैपिटल नेचर के ऊपर जो भी फायदा होता है, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन पे जो फायदा होता है वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट की एक ही जगह है, कैपिटल रिजर्व। सो डालो ना कैपिटल रिजर्व में, चलो ट्रांसफर कर दो, लिख दो कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व, कितना आया 2,800। ये आप डायरेक्टली यहां पे भी लिख सकते हो, या कोई बच्चा अगर ऐसे सोचेगा कि सर वर्किंग के अंदर में, तो डायरेक्ट वर्किंग में भी लिख सकते हो आप। देखो ये देखो, अगर लिखना है तो, वरना आपने एंट्री में लिख दिया काफी है। प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन देख तो बेटा, फेस वैल्यू माइनस एक्स इंटरेस्ट प्राइस फॉर डिबेंचर, खुला खुला सिर्फ डिबेंचर के लिए कितना दिया आपने, तो ये आ गया 2800। किसी को जर्नल एंट्री के नीचे लिखना है तो वहां लिख लो, किसी को वर्किंग नोट 1 के नीचे लिखना है वहां लिख लो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने तो लेकिन 38,800 दिए, तो आपका तो फिर यहां पे प्रॉफिट कम आना चाहिए। अरे बेटा 38,800 में इंटरेस्ट भी है और डिबेंचर का भी पैसा है। मुझे डिबेंचर कैंसिल करना है तो मैं डिबेंचर को कंपेयर करूंगा ना, वो तो 38,800 में 1,600 इंटरेस्ट का दिया है, वो तो वैसे भी देना था वैसे भी देना था, वो थोड़ी आपके प्रॉफिट का हिस्सा है। जब आप डिबेंचर कैंसिल कर रहे हो, डिबेंचर नाम की लायबिलिटी कैंसिल कर रहे हो, तो सिर्फ डिबेंचर के लिए कितना दिया वो देखो ना, सिर्फ डिबेंचर के लिए कितना दिया 37,200। इसीलिए जो डिबेंचर कैंसिल कर रहे हो उसकी फेस वैल्यू को 40,000 को कंपेयर करूंगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस यानी 37,200। चलो लिख दिया सभी ने, खेल खत्म। चलो बेटा, डिबेंचर्स कैंसल्ड एंड कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, लिखो बेटा डिबेंचर्स कैंसल्ड
एंड कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री का नरेशन दूसरे वाले। डिबेंचर्स कैंसल्ड एंड कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ये हो गया आपका फर्स्ट में का। डिबेंचर इंटरेस्ट इग्नोर करने बोला है क्या इन्होंने कुछ? यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं है, डिबेंचर इंटरेस्ट इग्नोर करोगे, ठीक है, करना पड़ेगा फिर एंट्री उसका। चलो, ये कब की तारीख थी? 1 मई की। ये कब की थी? 1 मई की। 1 मई के बाद ढूंढो, मई में और कुछ हुआ? नो। जून में कुछ हुआ? यस, इंटरेस्ट दिया ना। चलो, इंटरेस्ट तीसरा एंट्री कब दिया? 30 जून को। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, इंटरेस्ट पे कर दिया होगा, ऐसे ही सोच लो। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा सोचेगा सर ये दोनों एंट्री मर्ज करके लिखूं तो चलेगा क्या? लिख लेना, मैंने बताया था ना आपको, मर्ज करके भी लिख सकते हो। कैसे मर्ज करोगे देखो तो, ये देखो, डिबेंचर रिडम्पशन डेबिट, डिबेंचर रिडम्पशन क्रेडिट, बरोबर ना। अब दोनों को मर्ज कर दो। कैसे मर्ज होगा? 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बरोबर है? सही है, मर्ज करना है तो मर्ज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, आ जाओ, डिबेंचर इंटरेस्ट टू बैंक दे दो। चलो, अमाउंट बताओ। अमाउंट बोलो। अरे क्या हुआ बच्चों? कितना है बेटा? 9000। पक्का सभी का? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ऑलरेडी 400 कैंसिल कर दिए ना। सो 400 डिबेंचर कैंसिल कर दिए, 2000 में से 400 कैंसिल कर दिए, बचे 1600। एक की फेस वैल्यू 100 इंटू इंटरेस्ट रेट है 12% इंटू 6 महीने का। अरे जो डिबेंचर कैंसिल कर दिए उसके ऊपर अब थोड़ी ना इंटरेस्ट देंगे, उनको तो जो देना था वो तो दे दिया प्रीवियस डिबेंचर होल्डर को, वापस थोड़ी लेंगे, राइट? समझा? चलो आगे, नेक्स्ट। जून भी खत्म, जुलाई में क्या हुआ देखो, अगस्त में क्या हुआ देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ, दिसंबर में एक और इंटरेस्ट दिया, लिख लो। नेक्स्ट एंट्री 4th 31st दिसंबर, फिर से डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। वेरी गुड बेटा, आर्जव जैन, सही बोला बेटा आपने। टू बैंक, फिर से कितना आएगा? 9600 क्या? सेम नरेशन, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड टू द बैलेंस डिबेंचर होल्डर्स। डन, चलो आगे, क्लियर? नेक्स्ट, और बताओ, साल खत्म हो गया क्या? साल खत्म हो गया तो अब क्या करेंगे? फॉर्मेलिटी पूरी करो। साल क्या करिए, हरदम आज तक करते आ रहे वैसे, खर्चे ट्रांसफर करो P&L में, कर दो। P&L अकाउंट विल बी डेबिटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन। अरे दो है ना, ये देखो, ये भी तो एक डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था? 9600 कितना हुआ? 19200, और ये कितना था? 1600। वेरी गुड, खेल खत्म। कुछ था रे इसमें? लॉजिकल है, सिंपल है। प्लीज किसी को डाउट है तो पूछो बेटा एक बार।
सर सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया वापस एक बार, चलेगा, इसमें अलग कुछ नहीं रहता, ये इसमें कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन आप वापस सॉल्व कर सकते। अगर इसमें अलग रहता तो इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में और इसके क्वेश्चन देती ना वेरिएंट, बट इसमें और कुछ अलग नहीं है। जो अलग था एक्स इंटरेस्ट का वो मैंने आपको बता दिया। चलो अभी सेम में सेकंड केस क्या बोला बेटा इन्होंने बोला कि डिबेंचर्स कैंसिल कब किया, ऑन 31 दिसंबर। भाई साहब वर्किंग वापस नहीं बनाना है, अब काम हो गया, सब खत्म, बस अब डायरेक्ट एंट्री करना है। आ जाओ, ये डिबेंचर हमने खरीद लिया, सेम वर्किंग नोट 1 ही रहेगा अभी भी, अलग कुछ नहीं उसमें। अब इन्होंने डिबेंचर को खरीदने के बाद इमीडिएटली नहीं मारा, पहले हमने मुर्गी परचेस की, मुर्गी खरीदते ही हमने उसको हलाल नहीं किया, मुर्गी खरीदने के बाद, ओ सो सॉरी अगर किसी की फीलिंग हर्ट होती है तो, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, है ना। उसको हमने 6 महीने तक जिंदा रखा और उसको ताजा मोटा किया, तगड़ा किया, और 6 महीने बाद फिर कैंसिल किया। कब कैंसिल किया बोला है कि इसमें 31 दिसंबर को। और ये वाली कौन सी केस थी, इमीडिएटली कैंसिल किया। देखो 1 मई को खरीदा और 1 मई को ही कैंसिल कर दिया, फर्स्ट में दिख रहा है क्या। चलो लिखो केस बी, ये थी आपकी केस है इमीडिएट कैंसलेशन। अब लिखो केस बी, कैंसलेशन ऑन सम फ्यूचर डेट। चलो फटाफट से खरीदो, तो 1 मई को लो, जल्दी जल्दी खरीदो। डिबेंचर रिडम्पशन और इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। अच्छा अब यहां पे डिबेंचर्स हम लोग कब तक रख रहे हैं हमारे पास में, मुन्ना देखना 2 मिनट, 6 महीने तक रख रहे हैं, तो लिखो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, जिंदा रखा ना, इन्वेस्टमेंट करके रखा ना 6 महीने तक, तो लिख लो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितना दिया फॉर डिबेंचर खुला, अमाउंट पेड कितना दिया बेटा, 37,000, वेरी गुड, बरोबर। अब यहां पे इंटरेस्ट पेड ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। बाप रे बाप सर, सीधा डिबेंचर इंटरेस्ट लिख लो ना, नहीं, नॉर्मल डिबेंचर इंटरेस्ट के साथ ये इंटरेस्ट मिक्स हो जाएगा। ये कौन सा इंटरेस्ट है, जो हमने इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर परचेस किया ना, तो खरीदते समय जो पुराने वाले डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया, ये वो इंटरेस्ट है, बरोबर। हाँ, नहीं तो बच्चे फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सा इंटरेस्ट कौन सा है। ये जो हमने डिबेंचर्स खरीदे, वो खरीदते समय पुराने वाले होल्डर को दिया, वो इंटरेस्ट है। हाँ बेटा बता, अमाउंट कितना निकाला था, वर्किंग नोट 1 चेक करके बताओ, 1600 टू बैंक क्या 38,800। चलो नरेशन लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, डन। लिखा बेटा इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, लिखा। आ जाओ नेक्स्ट, चलो आगे जाते जाओ। मई हो गया, जून में कुछ हुआ, यस इंटरेस्ट है ना सर, कैंसलेशन किया, अरे कैंसिल अभी थोड़ी किया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कैंसलेशन का, कैंसिल कब किया, 31 दिसंबर को, तो कैंसलेशन का एंट्री नहीं आएगा। चलो 30 जून को बोलो क्या है आपका इंटरेस्ट का फिगर, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड 9,600। कैसे आया 9,600, कुछ भी बोलते हो, गलत फिगर है, 12,000, वेरी गुड। सारे डिबेंचर जिंदा है, एक भी कैंसिल नहीं किया, सभी पे इंटरेस्ट ड्यू होगा। कैंसिल कर दिया होता तो 9,600 आता, कैंसिल किया है क्या, मतलब जो डिबेंचर हमने खरीदे अभी इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर, वो भी जिंदा ही है ना, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट अक्रू होगा कि नहीं होगा, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट ड्यू होगा कि नहीं होगा। सो सारा कितने डिबेंचर से बताओ, नंबर ऑफ डिबेंचर टोटल कितने थे, हाँ
2000 मल्टीप्लाइड बाय 1 का 100 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 12 कितना आया 12,000 2। हाँ अब ध्यान देना, बस ये लास्ट पॉइंट बचा है, उसके बाद आपका डिबेंचर के टॉपिक के अंदर में कुछ बचेगा नहीं, सारी चीज हो जाएगी। ध्यान दो। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैं पेमेंट कर दूं क्या रे डिबेंचर इंटरेस्ट का? सभी को पेमेंट कर सकता हूं क्या? क्योंकि इसमें से कुछ डिबेंचर मेरे अपने पास है, कुछ डिबेंचर, ध्यान देना, कुछ डिबेंचर मेरे अपने पास है। क्या मैं अपने आप को पेमेंट दे सकता हूं क्या? नहीं दे सकता हूं ना। लेकिन हां, वो जो डिबेंचर मेरे पास है, मेरे ही इशू किए हुए डिबेंचर मैंने खरीद के रखे, तो ये जो इंटरेस्ट है 12,000, इसमें मेरे इशू किए हुए इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स, इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है रे? जो मेरे पास है, मेरे पास कितने 400 है ना, इंटू 100 इंटू 12% इंटू 6/12 2,400। ये 2,400 मैं अपने आप को दे सकता हूं क्या? मैं अपने आप को दे नहीं सकता हूं, लेकिन ये इनकम है कि नहीं मेरी? जब मैं खर्चा दिखा रहा हूं, ये 12,000 का मैंने खर्चा दिखाया है ना, पे नहीं करूंगा बट खर्चा दिखाया है ना, तो ये 2,400 की मुझे इनकम भी दिखानी पड़ेगी कि नहीं? हाँ वो अलग बात है, मेरा ही खर्चा मेरी इनकम, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, एक P&L के डेबिट में एक P&L के क्रेडिट में, बरोबर ना? दिखाना तो पड़ेगा ना पर इनकम। और बचा कितना? 12,000 का था, 2,400 चला गया, बचा कितना? ओके, ये किसको देना है? बाहर वालों को, थर्ड पार्टी डिबेंचर होल्डर। ये तो हमारे खुद के पास है। चलो बताओ, सो टू, पहले बाहर वालों को निपटा दो यार। टू बैंक अकाउंट 9,600 और टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट कितना आया? 2,400। इनकम तो दिखाऊंगा ना मैं, भले दूंगा नहीं अपने आप को, इनकम तो दिखाऊंगा। यस और नो? बोल बेटा कितना? हाँ बरोबर है, एक बच्चे ने बहुत सही चीज बोली है कि अपने को 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ 2 महीने का ही मिला अपने को, देख ले, समझा क्या? ऑलरेडी मैंने 4 महीने का दे दिया, 4 महीने का दिया, 6 महीने का ड्यू किया, तो ऑटोमेटिकली मेरे को कितने का मिला? 2 का। यस और नो? कुछ बच्चे सोच रहे सर हमने वो डिबेंचर खरीदा था 1 मई को, तो 1 मई से 30 जून, मई मंथ पूरा, जून पूरा, तो 2 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ 2 ही महीने का मिला है मुझे, ऊपर मैंने 4 महीने का खर्चा बताया या मैंने 6 महीने का इनकम बताया, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास 2 महीने का दिखेगा, राइट? चलो आगे, बस यही पॉइंट था, बाकी तो क्या नॉर्मल है, फटाफट से करो। लिखो इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू, क्लियर था? पक्का? नेक्स्ट जून के बाद डायरेक्टली 31 दिसंबर, जून के बाद डायरेक्टली 31 दिसंबर। क्या करूं 31 दिसंबर को? डिबेंचर इंटरेस्ट पक्का, पहले इंटरेस्ट दे देते, बाद में कैंसिल करना। 31 दिसंबर तक तो जिंदा थे ना वो। सेम एंट्री कॉपी पेस्ट टू बैंक, बाहर वालों को दे दो, और टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर 2,400। सेम एंट्री सेम नरेशन, बस डेट अलग है, साल में 2 बार है ना, जो तीसरी एंट्री थी, दूसरी एंट्री जो थी सेम। क्लियर? अब कैंसिल कर दो, अब कैंसिल कर दो। अब इन्वेस्टमेंट को कैंसिल करना है, उन्होंने बोला था साल के आखिर में कैंसिल किया, करूं क्या कैंसिल? पहले इन्वेस्टमेंट को क्या किया था, बोला है क्वेश्चन में, पहले इंटरेस्ट ऑन, पहले इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर को डेबिट किया, अब इसको मैं कैंसिल करने जा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा उसे? टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स, डेबिट कितने से किया था? 37,200 से,
कैंसिल भी कितने से करूंगा, 37,200 से। और ये मेरी इन्वेस्टमेंट असेट साइड में दिख रही है, इन्वेस्टमेंट इन नॉन डिबेंचर। इसी के अगेंस्ट में लायबिलिटी में क्या दिख रहे हैं, मेरी इशू किए हुए डिबेंचर। मतलब ये तो ऐसा हो गया मैंने डिबेंचर इशू की है और वो डिबेंचर मैंने ही खरीद ली है। सो इशू करने वाला भी मैं हूं, होल्डर भी मैं हूं। कैंसिल कर दूं क्या? मतलब मेरी कितने की असेट कम हो रही है, 37,200 की असेट कम हो रही है, देखो क्रेडिट। और ये असेट कितने के लायबिलिटी को मार रही है, 40,000 के। 400 डिबेंचर्स थे ना, 12% डिबेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड। 400 डिबेंचर, एक 100 रुपए की फेस वैल्यू। सो बताओ तो मेरा फायदा कितने का हो गया? सेम अभी जो पहले थोड़ी देर पहले निकाला था, सेम एंट्री। नरेशन लिखेंगे, कैंसलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। बाय कैंसलिंग करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी को हमने कैंसिल किया विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। या सिंपल लिख दो यार, कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर, खत्म। कैंसलेशन ऑफ डिबेंचर है ना, इतने लिख दो चलेगा, राइट। ये समझ में आया सभी को? किसी को इसमें कोई डाउट है? सिंपल है, वही जो एंट्री थी पिछले वाले केस में। अब फॉर्मेलिटी पूरी करो। चल एनीबॉडी, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्या क्या फॉर्मेलिटी बेटा बता दो। वेरी गुड। कहां ट्रांसफर करूं? P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। बोलो कितना डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर करूं? 24,000। ये डिबेंचर इंटरेस्ट था और एक हमने इंटरेस्ट दिया भी था ना, इंटरेस्ट पेड। ये भी तो खर्चा ही है, पहले डेबिट किया था ना। ये देखो, ये खर्चा है, ये खर्चा है, ये खर्चा है, टू इंटरेस्ट पेड ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। ये खर्चे वाला इंटरेस्ट है 1600, 25,600। उसके बाद अब इनकम वाला इंटरेस्ट 2400 और 2400। इनकम हुआ था ना हमें, हमने अपने आप को दिया नहीं बट इनकम हुआ ना। कितना हुआ? 4,800। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर 4,800 टू P&L 4,800। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर, ओ सर, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये 1600 और ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये 4800, नेट 3200 का एंट्री करो ना। मैं नेट 3200 का एंट्री करता ना तो उससे भी ज्यादा बच्चे व्हाट्सएप करके बोलते सर वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो 2400 4800 है, आपने 32 क्यों लिखा? समझ में आ गया? ये कंबाइन करके भी आप लिख सकते हो, यस और नो। एक इंटरेस्ट पेड है ऑन ओन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो अल्टीमेटली हमें कितना महीने का मिला? पहले 4 और बाद के 6, 10 महीने का मिला क्या? क्लियर है? दैट्स इट, गेम ओवर। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका डिबेंचर टॉपिक। अब हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे आपका अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। कल मीन्स नेक्स्ट लेक्चर, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स अगले लेक्चर में हो जाएगा पूरा। अंडर राइटिंग बहुत छोटू सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस बहुत इजी है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। क्या बात कर रहे हो सर, ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अगले लेक्चर में? जी हाँ। सो अगले लेक्चर में हमारा पूरा स्टडी नोट 1 खत्म हो जाएगा। खत्म खत्म खत्म, डन। अभी आपका क्या लेक्चर वगैरह है कुछ और? चलो, थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।